नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे आप देखते हैं आपके कार्यक्रम जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होंगे जिनकी खबर तो आपको बताएंगे ही। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर G7 की अहम बैठक, इसमें क्या खास रहा और भारत के लिए इसमें क्या अहम है, ये आपको विस्तार से समझाएंगे। हर देश के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। बने रहिए जनमत में, ये मुद्दा। उसके बाद अगला फ्लोर ग्राफिक्स जो है उसमें बताएंगे कैसे सुलझेगा नीट का मामला। लगातार बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक से लेकर ग्रेस मार्क्स से लेकर रद्द किए गए स्कोर कार्ड से लेकर री एग्जाम देने का ऑप्शन, ये तमाम मुद्दे नीट में मौजूद हैं। इसके बारे में विस्तार समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर तमाशा। आखिर महाराष्ट्र में कैसे वक्फ बोर्ड को इतना पैसा दे दिया गया और वो पैसा किसका है? आपका, हमारा, सभी का, हिंदुओं का खासकर। आप ये कहिए, ये आपका जो टैक्स का पैसा है वही वहां पर गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया और ये जो धोखा किया गया हिंदुओं के साथ वो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो है, कुवैत अग्निकांड में और क्या खुलासे हुए हैं और जो शव हैं वो शवों को भी वापस लाया गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। क्या है उसमें अहम, क्या मुद्दे रहेंगे। और फिर KRK की बदजुबान, इस बदजुबान आदमी ने जिस तरीके से मायावती जी का अपमान किया है उसके बारे में भी इससे जवाब मांगेंगे। और क्या बहन मायावती जवाब देंगी, उसको कोई जवाब मिलेगा, यह भी अहम है। लेकिन जो मुकदमा है, जो FIR है, वो आप कह सकते हैं कि पुलिस अब एक्शन इसमें लेगी और बड़ा एक्शन लेना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लेकिन जनमत में आज खबर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे G7 शिखर सम्मेलन से। जी हां, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में नजर आए। इस दौरान अपुलिया के ब्रिंडसी हवाई अड्डे पर इटली में भारत के राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने PM मोदी का स्वागत किया। वहीं इस दौरान PM मोदी ने मैक्रो, सुनक और मेलेनी जैसे कि बड़े बड़े वैश्विक नेताओं से मुलाकात वहां पर की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इस दौरान PM कई अन्य विश्व के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और करेंगे भी। माना जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका खालिस्तानी जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये जोकर जो है, इसका मुद्दा जो है वो भी उठ सकता है। वहीं इस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है, जिसको लेकर PM मोदी का क्या प्लान हो सकता है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। अच्छा, ग्राफिक्स। G7 का खुला वैश्विक मंच, दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के नेताओं की मौजूदगी और नेताओं के इसी वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। वो जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में छिपे अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए बीते G20 शिखर सम्मेलन में भारत से नाराज चल रहे थे, जिन्होंने कनाडा में अपने खालिस्तानी वोट बैंक को साधने के चक्कर में ना तो G20 के द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया और ना ही किसी समारोह में ही भाग लिया। कनाडा में अपनी खालिस्तानी समर्थन वाली कुर्सी को बचाने के लिए उस समय जस्टिन ट्रूडो रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए थे और अपने हठ में प्रधानमंत्री मोदी से अलग से बातचीत की थी। यही नहीं, कनाडा वापस लौटने के बाद अपने चहेते खालिस्तानियों के सुर में सुर मिलाते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी राग अलापना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बार फिर G7 के वैश्विक मंच पर जस्टिन ट्रूडो का प्रधानमंत्री मोदी से सामना होने वाला है। लेकिन इस बार भारत का कनाडा के प्रति नरम रुख दिखने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारत जस्टिन ट्रूडो के सामने उनके देश में चल रही भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा उठाने वाला है, जिसके बारे में भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि G7 में कनाडा के साथ भारत का मुख्य मुद्दा कनाडा में कट्टरपंथ और हिंसा की वकालत करने वाले भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक पनाह देने को लेकर, यानी इस बार प्रधानमंत्री मोदी खालिस्तान को खत्म करने के अपने नए प्लान के साथ जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है, जिससे इस बार कनाडा का भारत विरोधी खालिस्तानी प्रेम विश्व पटल पर उजागर होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का यह G7 प्लान कनाडा में छिपे उन खालिस्तानियों की भी नींद उड़ा सकता है जो सालों से अपनी भारत विरोधी मांग को लेकर भारत और कनाडा के आपसी रिश्तों के दुश्मन बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
और इस खबर पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। वो ग्राफिक्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये लीजिए, भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया G20 शिखर सम्मेलन के बाद जस्टिन ट्रूडो भारत पर कनाडा में हस्तक्षेप के आरोप जो हैं इसकी तरफ से लगाए गए। आपको ये बता दें, ट्रूडो के एनएसए ने भारत की आलोचना की है, ये आपको बता दें। कनाडा ने FTA वार्ता रोक दी, ये भी आपको बता रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के बाद जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जो है वो लगाया गया। G20 के बाद द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया जस्टिन ट्रूडो ने, इसका वोट बैंक है वहां पर। स्वागत समारोह में भाग नहीं लिया जस्टिन ट्रूडो ने। ये G20 शिखर सम्मेलन के बाद ये सब कुछ हुआ है। रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए, अतिथि थे फिर भी शामिल नहीं हुए। आप देखिए, महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं हुए। और इससे नुकसान किसको है? नुकसान जस्टिन ट्रूडो को ही है। पीएम मोदी से दूरी बनाए रखी, इसका लाभ क्या होगा ये तो ये जाने और इनकी जनता जाने जो इनका वोट बैंक है। औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं की G20 शिखर सम्मेलन में, ये जस्टिन ट्रूडो का रवैया जो है वो सामने आया। पीएम मोदी से अलग से बातचीत की, मतलब बच के छुप के वो बातचीत की गई। क्या फायदा हुआ? मोदी नंबर 1 है। अप्रूवल रेटिंग भारत की मोदी की 70% है, ये आपको बता दें। बाकी जो स्टेट्स के, मेलेनी की अगर बात करें तो उनकी भी 42%। 9वीं रेटिंग की बात करें, यहां पर बाइडन की बात करें 17वीं रेटिंग, 34% रेटिंग है अप्रूवल रेटिंग। मोदी क्यों नंबर 1? जस्टिन ट्रूडो केवल 30% पर अप्रूवल रेटिंग है, 22वें स्थान पर वो आते हैं और मोदी नंबर 1 है। हमने सुनक को देख लीजिए ब्रिटेन के, और ये 26वीं इनकी रैंकिंग रेटिंग और 25% इनकी वो है। और मैक्रो, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो 27 रेटिंग है, 21% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। और ये देखिए, वापस आते हैं सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खू, कनाडा में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानियों की भी आपको चर्चा करके बताते हैं कौन कौन छिपा है। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा यहां पर छिपा हुआ है, और साथ ही साथ सतवीर सिंह वारिंग उर्फ सैम, ये छिपे हुए मोस्ट वांटेड खालिस्तानी जो है कनाडा के, आपको मैं बता रहा हूं। स्नोवर ढिल्लन ये भी वहां पर छिपा हुआ है। कितने छिपे हुए हैं खालिस्तानी वहां पर, ये आप देख लीजिए। लखबीर सिंह ये भी आपको बता दें भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी जो कनाडा में छुपे हुए हैं। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, ये तमाम जो लोग हैं वहां पर छिपे हुए हैं। और ग्राफिक्स देखिए, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बेहला, ये भी आपको पता लगना चाहिए कनाडा में है। और कौन है? रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, ये भी वहां पर मौजूद है। कनाडा सरकार आंखें खोलिए और ये पहचानिए। गगनदीप सिंह उर्फ गगना हठूर, ये वहां पर व्यक्ति जो है ये भी वहां पर एक खालिस्तानी। और देखिए, G7 के देश आपको बता दें कौन कौन से देश G7 में है। जर्मनी हमने आपको बताया G7 में सम्मिलित है। कनाडा आप जान लीजिए, जस्टिन ट्रूडो का जहां पर वो हैं वहां का कनाडा। फ्रांस इसमें है, G7 का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण ये G7 संगठन ग्रुप है। इटली, और यहां पर इटली है, और वहां पर आप देख लीजिए। अमेरिका की बात आप देखिए, अमेरिका भी इसमें है, बाइडन है इसमें, एक तरीके से आप समझिए। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में जापान है इसमें, तो महत्वपूर्ण है। ये सारे बड़े बड़े जो देश हैं यहां पर मौजूद हैं। ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, G7 का हिस्सा ब्रिटेन भी है। और साथ ही साथ G7 की चर्चा में पीएम मोदी का कार्यक्रम, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत हुई, ब्रिटेन पीएम सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक, ये पीएम मोदी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ क्या खास है? अपहरण द्विपक्षीय बैठक, TBC, ये सारी चीजें पीएम मोदी के साथ वहां पर हैं। G7 शिखर सम्मेलन स्थल बोर्गो एग्नाजिया पर आगमन हुआ है। इटली पीएम मेलोनी के साथ फोटो स्वागत वहां पर हुआ है पीएम मोदी का, वो तस्वीरें भी दिखाई थी। अपहरण G7 आउटरीच सत्र, ये भी आपको हम बता दें। साथ ही साथ अपहरण पारिवारिक फोटो यहां पर G7 के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु। जर्मनी के चांसलर स्कॉल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक, ये भी G7 में अहम चर्चा का विषय। इटली पीएम मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक, ये भी अहम, इसके बारे में भी आपको बताया। अपहरण पुल साइड बैठक, ये भी आपको जानना है G7 में क्या है। और पीएम मोदी वहां गए हैं, और मेलेनी और साथ ही साथ पीएम मोदी के बीच में बातचीत का एजेंडा भी हमने आपको बताया। और G7 शिखर सम्मेलन के मुद्दे, इंडो पैसिफिक, ये मुद्दा वहां पर रहेगा। G7 के अंदर ये मेन मुद्दे जो हैं, इंडो पैसिफिक, उसमें चर्चा का विषय महत्वपूर्ण रहेगा। और ये केवल एक विषय नहीं है, जलवायु परिवर्तन भी इसमें एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी, साथ ही पर्यावरण के ऊपर यहां पर जो है चर्चा सभी देशों के द्वारा। ये अहम मुद्दे हैं। शरणार्थी समस्या,
माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात की जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व में आ गया है, उसके ऊपर भी, उसके हानि लाभ के बारे में वो भी, और इंडो पैसिफिक रीजन, ये सारी बातें हमने आपको बताई। जलवायु परिवर्तन भी हमने आपको बताया, पर्यावरण भी हमने आपको बताया, और ये सारी बातें, चलिए ये सारी बातें आपने समझी, G7 की खासियत जानी आपने, वहां पर मोदी के लिए क्या खास है, भारत के लिए क्या खास है, वो भी आपने जाना। पोल के माध्यम से जानिए G7 सम्मेलन में भारत को लाभ है, तो यहां पर 92% लोगों ने, 92% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो G7 सम्मेलन में भारत को लाभ मिलेगा, 92%, 92% लोग ऐसा मानते हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड के हिंदू विरोधी सोरेन सरकार की, उस सोरेन सरकार की जिसने झारखंड में राम का नाम लेना एक तरीके से अपराध घोषित कर दिया है, जिसका इरादा बाबा बैद्यनाथ की नगरी में हर हर महादेव बोलने पर पाबंदी लगाने का है, जो रामनवमी की शोभा यात्रा को निकालने को अपराध मानती है। और यह शोभा यात्रा यदि हजारीबाग के महुदी गांव से निकले तो उसे महाअपराध मानकर यात्रा निकालने वालों को जेल भेज देती है। ताजा मामला हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता अमन कुमार की झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का है। यह गिरफ्तारी पटना से की गई और बिना किसी पूर्व सूचना के की गई। दोष गिरफ्तार करने वाली पुलिस का नहीं, बल्कि गिरफ्तारी का आदेश देने वाली सरकार का है। उस सरकार का है जो हिंदुओं से घृणा करती है, जो झारखंड के मूल निवासियों का अधिकार मुसलमानों को सौंप देना चाहती है, जो आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का सम्मान करती है और झारखंड में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाना चाहती है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। झारखंड के हजारीबाग से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक राम भक्त को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने भगवान राम के देश में राम जी की शोभा यात्रा निकाली। मामला झारखंड के हजारीबाग के महुदी इलाके का है, जहां पिछले 40 सालों से भगवान राम की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन 40 साल बाद अब वहां पर रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है तो सनातन विरोधी झारखंड सरकार बौखला जाती है। दरअसल इस शोभा यात्रा को हिंदू समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता राम भक्त अमन कुमार द्वारा सभी हिंदुओं को सर्व सम्मिलित करके निकाला जाता है। और जिस वक्त ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी वक्त इस शोभा यात्रा पर जिहादियों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। जिहादियों के द्वारा शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के दौरान वहां पर भगदड़ मच जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि भगदड़ के दौरान पुलिस जिहादियों को रोकने की जगह उल्टा राम भक्तों पर लाठीचार्ज कर देती है, जिसकी वजह से काफी लोगों को गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। लेकिन झारखंड की सनातन विरोधी सरकार को राम भक्त अमन कुमार द्वारा निकाली गई ये शोभा यात्रा रास नहीं आती और इस शोभा यात्रा को निकालने के जुर्म में सनातन विरोधी झारखंड सरकार अमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। राम भक्त अमन कुमार को जेल सिर्फ इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान राम के लिए सभी राम भक्तों को एकत्रित करके शोभा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग से पिछले 40 साल से रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकाली गई और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सनातन विरोधी झारखंड सरकार के अनुसार मुस्लिम बहुल इलाकों में रामनवमी शोभा यात्रा निकालना एक जुर्म हो गया है। जिस अखंड भारत का इतिहास ही सनातन से जुड़ा है, जिसकी उत्पत्ति ही सत सनातन से है, उस देश में पूजा पाठ करना, शोभा यात्रा निकालना जुर्म कैसे हो सकता है। झारखंड सरकार की इस बौखलाहट के बाद अमन कुमार की इस गिरफ्तारी पर सनातनियों का गुस्सा भी झलक रहा है, लेकिन झारखंड सरकार के कानों पर जू तक नहीं देख रही है। राम भक्तों द्वारा भगवान राम की शोभा यात्रा निकालने पर राम भक्त अमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात वक्फ बोर्ड की करते हैं। जिस वक्फ बोर्ड को कब्र में गाड़ देना चाहिए उसे महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हां, 10 करोड़ रुपए, खैरात में, वो भी लोकसभा चुनावों में मोदी को हराने के लिए जिन्होंने वोट जिहाद किया उनको एकनाथ शिंदे जी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का फंड दिया जाने का फैसला लिया गया है। जिस बोर्ड को रद्द करना चाहिए उसे पैसे देने का हम और विश्व हिंदू परिषद विरोध करता है। लेकिन क्या है पूरा मामला, यह स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और मामले की गंभीरता को जानेंगे। महाराष्ट्र राज्य में साल 2007 में महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के लिए सब्सिडी देने का आश्वासन दिया था। उस वादे को पूरा करते हुए वर्तमान महायुति की सरकार ने वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए साल 2024 से 2025 के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से 2 करोड़ रुपए की मंजूरी 10 जून को शिंदे, फडणवीस और पवार की महायुति सरकार ने दे दी है। आपको बता दें कि वक्फ भूमि पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन वर्ष 2007 में किया गया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जून 2007 में इस समिति के सदस्य महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज के साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का निरीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र आए। इस समय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को सब्सिडी देने का वादा किया था। दरअसल इस अनुदान को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी, फिर भी यह अनुदान महायुति द्वारा दिया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय को लेकर सभी हिंदू संगठनों की ओर से कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। खुद को हिंदुत्ववादी सरकार बताने वाली महायुति सरकार अब कहीं न कहीं कट्टरपंथी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही मुंबई में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में वक्फ बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। उस समय भी उनके ऊपर सभी हिंदू संगठनों ने सवाल खड़े किए। महायुति सरकार के इस फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि राज्य में महागठबंधन सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह आगामी विधानसभा और महानगर पालिका चुनावों में राज्य में हिंदुओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और सुदर्शन न्यूज भी वक्फ बोर्ड को पैसे देने का विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने मुझसे सुनी, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखी और इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी रकम देना सही है क्या? तो लीजिए, ना में 94% लोगों ने कहा है नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं देना चाहिए। 94% लोग कह रहे हैं ना, 6% लोग हाँ कह रहे हैं। और वो कौन है वो जाने, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत कह रहा है कि नहीं, वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी रकम देना सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को आगामी त्योहार और पर्वों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने त्योहारों को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही कई जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बकरा ईद को लेकर भी कड़े निर्देश दिए। आइए आपको बताते हैं सीएम योगी की समीक्षा बैठक से मुसलमानों को किस तरीके का झटका लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्वों और त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है।
और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है, जबकि जुलाई महीने में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होते हैं। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन प्रशासन को एक्टिव मोड में रहने की सख्त आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और साथ ही अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी न हो। विवादित संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। हर जिले में कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्थित कार्य योजना होनी चाहिए। नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें, किंतु किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके साथ पूरी कड़ाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश यहां पर दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात दिल्ली जल संकट की करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भयानक जल संकट से जूझ रही है। संकट इतना विकराल हो गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत को सुनवाई इसमें करनी पड़ रही है। हरियाणा से आने वाली मूनक नहर पर पुलिस का पहरा है ताकि पानी की सेंधमारी ना की जा सके। नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक संपदा से संपन्न हिमाचल प्रदेश ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हिमाचल सरकार का कहना है कि उसके पास सिर्फ अपनी जरूरत भर का पानी है। दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। देश में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई और शहरों व राज्यों का भी गला सूख रहा है। लेकिन यहां सवाल यह कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है। 2023 की एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली को हर दिन यमुना से करीब 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से करीब 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नंगल से करीब 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था। यानी 2023 में दिल्ली को कुल 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 के तहत दिल्ली जल बोर्ड का गठन किया गया था। दिल्ली में पीने के पानी के उत्पादन और वितरण के लिए यह उत्तरदायी है। बोर्ड राजधानी में अपशिष्ट जल अथवा सीवेज के संग्रहण, उपचार और निपटान के लिए भी जिम्मेदार है। दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में इसके मार्फत ही जल की आपूर्ति होती है। तो दिल्ली में गंभीर जल संकट है और प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी यहां पर है और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। कुवैत की एक इमारत में बुधवार को लगी आग ने 45 भारतीयों की जान छीन ली। आग इतनी भयावह थी कि धुएं के गुब्बार में जान बचाने के लिए कोई उपाय न दिखने पर कई लोगों ने मजबूरी में इमारत से छलांग लगा दी थी। अब हादसे में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान शुक्रवार सुबह कोची पहुंचा। आपको बता दें कि साथ में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस लाया गया है। इस हादसे में कई घरों के चिरागों को आग ने छीन लिया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इंजीनियर, ड्राइवर, सुपरवाइजर और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले पीड़ित अपने घरों का खर्चा चला रहे थे। हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग केरल से हैं। कुल मरने वाले लोगों में केरल से ही, कम से कम केरल की बात आप सुनिए, 23 इसमें केरल से हैं। इसके बाद तमिलनाडु से 7, आंध्र प्रदेश से 3, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से 2-2 और बंगाल, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा से 1-1 व्यक्ति है। ज्यादातर पीड़ित कुवैत की एक कंपनी NBTC के लिए काम करते थे, जो देश की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है। जिस इमारत में आग लगी वह भी NBTC की थी। वहीं कुछ पीड़ित हाल ही में काम के लिए कुवैत गए थे। उन्हें क्या पता था कि वह अब कभी भारत को नहीं देख पाएंगे, जबकि कई ऐसे थे जो दशकों से यहां रह रहे थे।
बता दें, वायुसेना का सुपर हरक्यूलीज विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर शुक्रवार को भारत आ चुका है। विमान पहले केरल के कोची में उतरा क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा। यहां से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। बता दें कि दक्षिण कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में 12 जून को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए थे। कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सुबह ने बताया कि अधिकारियों ने 48 शवों की पहचान की है, जिनमें से 45 भारतीय और 3 नागरिक फिलीपींस के हैं। उन्होंने कहा था कि एक शेष शव की पहचान करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। अधिकारियों ने बताया था कि हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश भारतीय पीड़ित जो हैं वो केरल से हैं। केरल के 23 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तो ये खबर कुवैत की थी, जहां पर दर्दनाक हादसे में ये शव जो हैं ये भारत पहुंचे हैं और मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या केरल की है। अब आगे बढ़ेंगे, जनमत में केआरके की बात करेंगे। जी हां, केआरके की जनमत में इसको बात को आपको समझना ऐसे है कि केआरके यानी कि कमाल राशिद खान, जो कि लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहता है, एक बार कुछ ऐसा ही कमाल राशिद खान ने फिर उगला है, जिसमें कमाल राशिद खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसा लिख दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच गया है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। आखिर क्यों कमाल राशिद खान ने मायावती को लेकर ऐसी अभद्र, घिनौनी, बदतमीजी की है, मैं टिप्पणी क्या कहूं, बदतमीजी की है, और क्या था केआरके का ट्वीट जिस पर छिड़ा है संग्राम। देखिए। कुछ दिनों पहले तक हर तरफ लोकसभा चुनाव 2024 का बोलबाला छाया हुआ था। सभी प्रचार और चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त थे। इस बीच अभिनेता कमाल राशिद खान ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद बीएसपी समर्थक तिलमिलाए हुए हैं। बसपा प्रमुख मायावती पर टिप्पणी करने पर अभिनेता कमाल खान और केआरके के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जनपद सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देवबंद क्षेत्र के गांव फुलास अकबरपुर निवासी माजद अली अभिनेता कमाल खान केआरके के छोटे भाई हैं। चुनाव में माजद अली को करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन बाद 5 जून को केआरके पर बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी पोस्ट के बाद पार्टी ने माजद अली को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। केआरके पर कई धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में गांव इंद्रपुर निवासी बसपा के पूर्व देवबंद विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुशील कुमार ने देवबंद पुलिस को अभिनेता केआरके के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने इस मामले में एसएसपी सहारनपुर को भी लिखित शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर केआरके द्वारा की गई टिप्पणी से बहुजन समाज की भावनाएं आहत हुई है और समाज स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है और इसी को लेकर के जल्द से जल्द अभिनेता केआरके के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस खबर पर पोल के माध्यम से आपको जो आपने उत्तर दिया है, पोल तो बता दें, केआरके के बयान पर मायावती को देना चाहिए जवाब 24% लोग, और उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके चॉइस की कि भाई नहीं देना चाहिए जवाब, कि भाई उन्होंने अपनी सोच रखी होगी इन लोगों ने कि भाई ऐसे आदमी को जवाब क्या देना है, इस घटिया आदमी को, केआरके को, इस बदतमीज आदमी को क्या जवाब देना। लेकिन 76% लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसको जवाब दे देना चाहिए। तो ये पोल के माध्यम से हमने आपको बताया कि भाई 76% लोग ये कहते हैं कि केआरके के बयान पर बहन मायावती को जवाब देना चाहिए, और बहन मायावती जवाब दे ना दें, उनके ऊपर जो रजिस्टर्ड हो गया है केस एफआईआर, तमाम बातें तो हमने आपको बताई। लेकिन इस बदतमीज को हम एक बार फिर से कह दें कि भाई आपको तमीज होनी चाहिए, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। और मायावती के लिए ऐसी बदतमीजी भरी जो भाषा का इस बदतमीज ने इस्तेमाल किया है, ये घटिया आदमी घटिया ही रहेगा। लेकिन दोबारा अगर ऐसी गलती करेगा तो हम प्रमुखता से इसी खबर को सारा दिन चलाएंगे। इसी के साथ आज की इस विशेष बुलेटिन में जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। कल फिर ऐसे ही बड़े मुद्दों के साथ आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।